नमस्कार विद्यार्थियों। इससे पहले अपन ने भाषा का अर्थ और भाषा की परिभाषा इस पर चर्चा की थी। आज अपन संक्षेप में भाषा की उत्पत्ति और उसका प्रारंभिक स्वरूप क्या था इस पर चर्चा करेंगे। भाषा की उत्पत्ति के संबंध में प्राचीनतम विचार यूनानियों के द्वारा व्यक्त किए गए हैं। 20वीं सदी की आयु अभी लगभग बीत चुकी है, किंतु काफ़ी विद्वानों ने इस प्रश्न पर विचार किया है। कुछ उल्लेख नाम वुंट, डिलेगुना, बर्नर्ड शो, रेवेज, जोहानसन, हम्फ्री, समरफ्लैट आदि हैं। यहाँ मैं कुछ नाम गिनाऊंगी जिनके मत भाषा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई इस संबंध में है। ये मत हैं देवी उत्पत्ति सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, धातु सिद्धांत, निर्णय सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत। इस अनुकरण सिद्धांत के अंतर्गत ही ध्वन्यात्मक अनुकरण सिद्धांत, अनुरणात्मक सिद्धांत, दृश्यात्मक अनुकरण, भावाभिव्यक्ति, मनोभावाभिव्यक्ति सिद्धांत, फिर है यो हे हो सिद्धांत, इंगित सिद्धांत, टाटा सिद्धांत, संगीत सिद्धांत, संपर्क सिद्धांत इत्यादि कुछ सिद्धांत हैं जिनको विद्वानों ने बताया है। यहाँ ये भाषा की उत्पत्ति भावाभिव्यंजक, अनुकरणात्मक तथा प्रतीकात्मक शब्दों से हुई है और इसमें इंगित सिद्धांत, संगीत सिद्धांत एवं संपर्क सिद्धांत से भी सहायता मिली है। आगे चलने पर नवाभिव्यक्ति की आवश्यकता, योग्यतम अवशेष सिद्धांत, अर्थ तथा ध्वनि में परिवर्तन के कारण भाषा में तेजी से परिवर्तन आता गया और यह परिवर्तन इतना बड़ा और बहुमुखी था कि आज इतने दिनों बाद इसे भेद कर इसके पूर्व की भाषा के रूप के संबंध में निश्चय के साथ और अधिक कहना प्रायः संभव नहीं है। प्रारंभिक अवस्था में भाषा की प्रकृति किस प्रकार की थी, इसको हम कुछ आधारों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो प्रारंभिक अवस्था थी भाषा की, उसका ध्वनि के आधार पर हम चर्चा करेंगे। किसी भाषा के इतिहास के अध्ययन से यह पता चलता है कि ध्वनियों एवं ध्वनि संयोगों में धीरे धीरे जैसे जैसे भाषा आगे बढ़ती है, सरलता आती जाती है। इस बात पर कुछ विस्तार से ध्वनि के अध्याय में हम अपन विचार करेंगे। यहाँ इस सरल होने से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आरंभिक भाषा में आज की विकसित भाषाओं की तुलना में ध्वनियाँ बहुत कठिन रही होंगी। यहाँ कठिन का आशय उच्चारण में कठिन संयुक्त व्यंजन या मूल ध्वनियाँ आदि है। इससे यह परिणाम निकाला जा सकता है कि आरंभ की भाषा में क्लिक ध्वनियाँ भी कदाचित अधिक रही होगी। वैदिक संस्कृत और हिंदी की तुलना से ये बात भी स्पष्ट हो जाती है कि अपेक्षाकृत अब शब्द सरल एवं छोटे हो गए हैं। अन्य भाषाओं में भी यही बात मिलती है। व्याकरण के आधार पर प्रारंभिक भाषा में शब्दों के अपेक्षाकृत अधिक रूप रहे होंगे, जो बाद में ध्वनि परिवर्तन आदि के कारण आपस में मिलकर कम हो गए।
भाषा के ऐतिहासिक अध्ययन में हम देखते हैं कि आधुनिक भाषाओं की तुलना में पुरानी भाषाओं में सहायक क्रिया या परसर्ग आदि जोड़ने की आवश्यकता कम या नहीं के बराबर होती है। तात्पर्य है कि आरंभिक भाषा संश्लेषणात्मक रही होगी, अर्थात सहायक क्रिया या परसर्ग इत्यादि जोड़ने की उसमें बिल्कुल ही आवश्यकता न रही होगी। अपने में पूर्ण नियमों की उस समय कमी रही होगी और अपवादों का आधिक्य रहा होगा। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आरंभ में व्याकरण या भाषा नियम नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही होगी। तीसरा, भाषा को हम शब्द समूह के आधार पर भाषा की प्रारंभिक अवस्था की चर्चा करेंगे। भाषा का जितना ही विकास होता है उसकी अभिव्यंजना शक्ति उतनी ही बढ़ती जाती है। साथ ही सामान्य और सूक्ष्म भावों को प्रकट करने के लिए शब्द बन जाते हैं। आरंभिक भाषा में अभिव्यंजना शक्ति अति अल्प रही होगी और सूक्ष्म तथा सामान्य भावों के लिए शब्दों का एकांत अभाव रहा होगा। आज भी कुछ असंस्कृत भाषाएं हैं जो लगभग इसी अवस्था में हैं। जैसे उत्तरी अमेरिका की चेरोकी भाषा में सिर धोने के लिए, हाथ धोने के लिए, शरीर धोने के लिए अलग अलग शब्द है, पर धोने के सामान्य अर्थ को प्रकट करने वाला एक भी शब्द नहीं है। इसी प्रकार जुलू लोगों की भाषा में भी लाल गाय, काली गाय, सफ़ेद गाय के लिए शब्द है, पर गाय के लिए कोई, सामान्य गाय के लिए कोई शब्द नहीं है। इससे यह स्पष्ट परिणाम निकलता है कि आरंभ में शब्द केवल स्थूल और विशिष्ट के लिए ही रहे होंगे, सामान्य और सूक्ष्म के लिए नहीं। अब अपन वाक्य के आधार पर भाषा की प्रारंभिक अवस्था क्या थी इस पर चर्चा करेंगे। भाषा वाक्य पर आधारित रहती है। वाक्य के शब्दों का विश्लेषण करके हमने उन्हें अलग अलग कर लिया है और उनके नियमों का अध्ययन कर व्याकरण बनाया है। यह क्रिया भाषा और उसके साथ हमारे विचारों के बहुत विकसित होने पर की गई है। आरंभ में इन शब्दों का हमें पता न रहा होगा और वाक्य इस इकाई के रूप में रहे होंगे। शब्दों के रूप में उनका व्याकरण या विश्लेषण नहीं हुआ होगा। उत्तरी अमेरिका के वासियों को कुछ बहुत पिछड़ी भाषाओं में कुछ दिन पूर्व तक वाक्यों में अलग अलग शब्दों की कल्पना तक नहीं की जाती थी। अब अपन विषय के आधार पर भाषा की प्रारंभिक अवस्था किस प्रकार थी इस पर चर्चा करेंगे। अपने विकास की आरंभिक अवस्था में लोग भावना प्रधान रहे होंगे। तर्क या विचार की वैज्ञानिक श्रृंखला से वे अपरिचित रहे होंगे। पद्यात्मकता की ही प्रधानता रही होगी। यही कारण है कि संसार के सभी भाषाओं में पद्य या काव्य बहुत प्राचीन मिलता है, किंतु गद्य नहीं मिलता है। इसी प्रकार गीत आदि की भी प्रधानता रही होगी। गीतों में भी स्वाभाविक और जन्मजात भावना के कारण प्रेम, भय, क्रोध आदि के चित्र ही अधिक रहे होंगे। इस प्रकार इन आधारों पर हमने भाषा की प्रारंभिक अवस्था की प्रकृति का विवेचन किया। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि भाषा अपने प्रारंभिक रूप में संगीतात्मक थी। उसमें वाक्य शब्द की भांति थे। अलग अलग शब्दों में वाक्य के विश्लेषण की कल्पना नहीं की गई थी। स्पष्टता अभिव्यंजना का अभाव था। कठिन ध्वनियाँ अधिक थी। स्थूल और विशिष्ट के लिए शब्द थे। सूक्ष्म और सामान्य का पता नहीं था।
व्याकरण संबंधी नियम नहीं थे, केवल अपवाद ही अपवाद थे। इस प्रकार भाषा प्रत्येक दृष्टि से यहाँ पर अपूर्ण लग रही है। भाषा की उत्पत्ति के संबंध में हमें अभी तक कोई एक निश्चित उत्तर नहीं प्राप्त हो सका। हाँ, एक सीमा तक समन्वित रूप अवश्य मान्य हो सकता है। यूँ परोक्ष मार्ग के आधार पर भाषा की आरंभिक अवस्था के विषय में जो बातें ऊपर कही गई है वे निश्चित रूप से काफ़ी सही और उचित प्रतीत होती हैं। धन्यवाद। आज का अपना लेक्चर यहीं समाप्त होता है।